हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 बिजनेस स्टडीज के सैम्पल पेपर कोड ए के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़े से इस पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है वो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न है उसमें 8 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक हमारे 4 4 नंबर के हैं। 10 से लेके 17 तक हमारे 2 2 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 18 से 27 तक हमारे 1 1 नंबर के प्रश्न हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स टाइप में है। तो चलिए पेपर का सॉल्यूशन है वो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम आपको 1 2 टिप्स हैं देना चाहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन चाहे 8 नंबर वाला हो या 4 नंबर वाला या 2 नंबर वाला, कोशिश कीजिए कि आप 1 2 लाइन उस टॉपिक के बारे में जरूर लिखिए, जिसमें उसका अर्थ, परिभाषा इत्यादि है, या ये कह लो उस टॉपिक से जो परिचय है वो हमने लिखना। और उसके बाद जैसे हमसे लाभ, हानि, प्रकार या 4 कदम, इस टाइप का जो भी पूछा गया हम उसका जवाब लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, चेकर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे हमें पूरे नंबर मिलने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो अब शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का। भर्ती से आप क्या समझते हैं? भर्ती के आंतरिक स्रोतों के लाभ और हानियों का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली हम 3 पार्ट में करेंगे। जैसे पार्ट ए में हम करेंगे भर्ती का अर्थ परिभाषा बताएंगे, पार्ट बी में थोड़ा सा परिचय देंगे हम आंतरिक स्रोतों का, फिर बताएंगे इसके लाभ, और लास्ट में बताएंगे हम इसकी हानियां। तो इसके आंसर में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे भर्ती का अर्थ। भर्ती शब्द से हमारा अभिप्राय है भावी कर्मचारियों की विभिन्न स्रोतों से खोज की जाती है और उन्हें संस्था में नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना ही भर्ती या रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब इसकी एक परिभाषा लिखेंगे। फिलिपो के अनुसार ये जो हमने अर्थ लिखा है लगभग यही इनकी परिभाषा है कि भावी कर्मचारियों को विभिन्न स्रोतों से खोज करना और उन्हें संस्था में नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए प्रोत्साहित करना ही भर्ती कहलाता है। अब हम बताएंगे भर्ती के आंतरिक स्रोत क्या होते हैं। जब संस्था के अंदर ही उपलब्ध कर्मचारियों में से ही स्थानांतरण या पदोन्नति या अस्थायी अलगाव के द्वारा जब कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, तो इसे भर्ती के आंतरिक स्रोत कहा जाता है। अब बात करेंगे हम इनके लाभ की। तो भर्ती के आंतरिक स्रोतों से संस्था को काफी लाभ होते हैं। इनमें प्रमुख हैं कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में वृद्धि। जब कर्मचारी को ये लगता है कि भी अगर तू अच्छा काम करेगा तो भी तेरी संस्था में प्रमोशन हो जाएगी, तो वो उसकी अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसमें औद्योगिक शांति। जब हम संस्था के अंदर से कर्मचारियों को ही पदोन्नति या अन्य उच्च पद पर नियुक्त करते हैं, तो इससे औद्योगिक शांति को बढ़ावा मिलता है। इसमें हम तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं सरल चयन। जो आंतरिक स्रोतों द्वारा जो चयन करना है वो आसान हो जाता है, क्योंकि हमें जो कर्मचारियों के बारे में सारी जानकारी होती है। इसके अलावा ये है काफी मितव्ययी स्रोत होता है। इसमें संस्था को विज्ञापन निकालने, इंटरव्यू आयोजित करने इत्यादि कदम नहीं उठाने पड़ते, तो ये काफी मितव्ययी स्रोत है वो हो जाता है। इसके अलावा हम इसमें जो अतिरिक्त कर्मचारी होते हैं संस्था में, आंतरिक स्रोतों के द्वारा भर्ती के द्वारा हम उन अतिरिक्त कर्मचारियों का भी समायोजन सरलता से कर सकते हैं। छठे नंबर पॉइंट पर हम लिख सकते हैं कि से जो कर्मचारियों में कंपनी से जुड़ाव की भावना होती है। अब इस बात करते हैं हम भर्ती के आंतरिक स्रोतों की हानियां। तो इसकी कुछ एक हानियां भी हैं। सबसे पहला है नए प्रतिभाशाली कर्मचारियों का प्रवेश नहीं। प्रतिभाशाली जो एम्प्लॉय हैं वो फर्म को मिल नहीं पाते। दूसरा, इसमें जैसे कर्मचारियों में सुस्ती होना। जो कर्मचारी हैं वो सुस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी प्रमोशन होनी ही होनी है, तो थोड़ा सुस्ती से काम करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारियों में जो प्रतियोगिता की भावना होती है उसको भी ठेस पहुंचती है।
प्रतियोगिता की भावना को ठेस। एक और इसमें अवगुण हम लिख सकते हैं कि ये जो स्रोत है किसी नई कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि नई कंपनी के तो सारे कर्मचारी नए ही नियुक्त करने पड़ेंगे, इसलिए ये जो आंतरिक स्रोत है, भर्ती के आंतरिक स्रोत है, वो नई कंपनी के लिए संभव नहीं होते। इसके अथवा में क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नियुक्तिकरण से क्या अभिप्राय है, नियुक्तिकरण के महत्व के वर्णन करें। तो सेम वही बात, इसको हम दो पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे। पहले नियुक्ति का अर्थ और परिभाषा बताएंगे और फिर इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्तिकरण होता क्या है। नियुक्तिकरण का अर्थ है संगठन में विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया ही नियुक्तिकरण या स्टाफिंग कहलाती है। अर्थात इसमें महत्वपूर्ण पदों पर अधिक महत्वपूर्ण योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है और कम महत्वपूर्ण पदों पर कम महत्वपूर्ण या कम योग्य लोगों को लगाया जाता है। यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है नियुक्तिकरण। इसमें हम थोड़ा और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है कि भी नियुक्तिकरण में निम्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें होती है हमारी क्रियाएं शामिल, भर्ती, उसके अलावा चयन, उसके बाद चयन के बाद कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जाता है, उन्हें संस्था के जो रूल्स रेगुलेशन उनसे परिचित करवाया जाता है, समय समय पर उन्हें पदोन्नति दी जाती है और आवश्यकता के अनुसार उनका स्थानांतरण भी किया जाता है। तो ये जो 5 क्रियाएं हैं ये नियुक्तिकरण या स्टाफिंग के अंतर्गत ही शामिल होती है। अब हम बात करेंगे नियुक्तिकरण के महत्व की। तो इसका महत्व को हम निम्न बात बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है योग्य कर्मचारियों को ढूंढने और उन्हें प्राप्त करने में सहायक। नियुक्तिकरण के द्वारा हम संस्था में नए कर्मचारियों को ढूंढते हैं और उन्हें संस्था में लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरे नंबर पर हम इसमें लिख सकते हैं उच्च निष्पादन में सहायक। जो संस्था के जो लक्ष्य होते हैं, जो हाई टारगेट्स होते हैं, उनको हम कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम इसमें लिख सकते हैं उपक्रम को निरंतर दीर्घायु और विकास के लिए आवश्यक है। आगे यदि हमने उपक्रम को कंपनी को लंबे समय तक चलाना है तो हमें लगातार जो कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति है वो आवश्यक है। चौथे बिंदु में हम लिख सकते हैं मानव संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो नियुक्तिकरण के द्वारा संभव होता है। इसके अलावा कर्मचारियों की संतुष्टि को भी प्राप्त किया जा सकता है। एक और इसमें हम लिख सकते हैं कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। यदि एक डिजर्विंग एम्प्लॉय को, एक जो कहते हैं ना लायक जो कर्मचारी, उसको उचित पद दे दिया जाए तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर है वो लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। विपणन और विक्रय में कोई 6 अंतर बताइए। तो पहले हम विपणन को शब्द को परिभाषित करेंगे कि भाई विपणन क्या होता है। तो इसके हम स्टार्ट कर सकते हैं कि विपणन को कुछ लोग क्रय संबंधी क्रियाएं मानते हैं, कुछ विद्वान है विक्रय संबंधी मानते हैं, जब और कुछ इन दोनों को ही विपणन मानते हैं। तो विपणन का अर्थ क्या हुआ। विपणन का अर्थ उन क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन से उपभोक्ता की ओर प्रवाहित करती हैं। जो हमारा उत्पादन होता है, उत्पादन को उपभोक्ता तक भेजना ही हमारा विपणन कहलाता है। इसमें कुछ एक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो विपणन में हम किसे शामिल करते हैं। विपणन में हम शामिल करते हैं बाजार सूचनाओं को एकत्रित करना और उन्हें विश्लेषित करना। उसी के अकॉर्डिंग जो संस्था अपना प्रोडक्ट और सेवाओं में चेंज करती है। इसके अलावा विपणन नियोजन किया जाता है। विपणन की योजना बनाकर ही हम विपणन की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं इसके जो कार्य होते हैं विपणन के, उत्पादन की जो डिजाइनिंग है, उत्पाद का जो डिजाइन है और जो विकास है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है।
इसके अलावा उत्पाद का परमापीकरण और जो ग्रेडिंग है वो विपणन में शामिल होती है। इसके अलावा पैकेजिंग, लेबलिंग और जो एक हम लिख सकते हैं ब्रांडिंग को भी विपणन में ही शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं हम विपणन और विक्रय में अंतर की। तो ये हो गया हमारा विपणन और ये हो गया हमारा विक्रय। तो इनमें अंतर को लिखते हैं। पहले अंतर में हम लिख सकते हैं उद्देश्य के। जो विपणन का जो उद्देश्य होता है वो क्रेता को संतुष्ट करना है, जबकि विक्रय के अंतर्गत विक्रय की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं विपणन में क्रेता की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको संतुष्ट किया जाता है, जबकि विक्रय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का जो भौतिक स्थानांतरण है, यानी उन्हें फैक्ट्री से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तीसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं कि ये उत्पादन से पहले शुरू होता है, और जबकि ये इसका जो कार्य है वो बिक्री तक ही होता है। चौथे पॉइंट में हमें लिख सकते हैं जो विपणन का जो उद्देश्य है वो ग्राहक प्राप्त करना है, नए ग्राहकों को खोजना है, वो विपणन का कार्य है। जबकि जो प्राप्त हमने यहाँ से जो ग्राहक प्राप्त किए उन तक सामान पहुंचाना विक्रय का कार्य है। पांचवें बिंदु में हम लिख सकते हैं विपणन में उपभोक्ता की आवश्यकताओं से लेकर विक्रय के बाद तक की क्रियाओं को शामिल करते हैं, जबकि विक्रय का कार्य बिक्री के बाद समाप्त हो जाता है। छठे अंतर में हम लिख सकते हैं जो विपणन है उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, जबकि विक्रय में ऐसी कोई भावना शामिल नहीं होती। तो ये हो गया हमारा विपणन और विक्रय में अंतर। आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में है, क्वेश्चन 2 के अथवा में, ब्रांडिंग से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे ब्रांड नेम के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि ब्रांडिंग क्या है। तो इसके हम लिख सकते हैं ब्रांडिंग से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पाद की एक विशेष पहचान है वो स्थापित की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम 2-3 बिंदुओं को शामिल करते हैं। एक होता है हमारा ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक विशेष शब्द, चिन्ह, वर्ण इत्यादि होता है जो उस उत्पाद को प्रकट करता है। इसके बाद होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ये शाब्दिक होता है। और तीसरा इसमें शामिल होता है ब्रांड मार्क या ट्रेडमार्क, जिसे हम देखते हैं। ये विजुअल होता है, यानी हम उस विशेष डिजाइन, उस विशेष लोगो को देखकर उस ब्रांड को समझ जाते हैं, उस उत्पाद को समझ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे का जो मार्क है, जो लोगो है, वो उसका नाम है भोलू गार्ड। अब हम बात करेंगे एक अच्छे ब्रांड के नाम के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहला हम इसमें लिख सकते हैं कि साधारण एवं लघु, कि ये बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए ताकि इसको कस्टमर है वो आसानी से याद कर सके। दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं कि सरल उच्चारण, कि उच्चारण उसका है वो इजी होना चाहिए ताकि कस्टमर इसको बोल सके, इससे जुड़ाव महसूस कर सके। तीसरा बिंदु हम इसमें लिख सकते हैं सुझावात्मक, कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि उसके नाम से ही हमें पता चल जाए कि हम किस उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। चौथा इसमें लिख सकते हैं कि भिन्न, मार्केट में जो अलग जो कंपटीटर हैं ये उनसे अलग होना चाहिए। ये ब्रांड नेम लोगो देखते ही हमें पहचान हो जानी चाहिए कि हाँ यही हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो है। तो ये कुछ एक थी हमारे अच्छे ब्रांड नेम के गुण। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है एमसीक्यू में, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 8 नंबर में, प्रभावशाली प्रबंध के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह के सवालों को हमने थोड़ा, ये स्टेटमेंट वाले सवाल बोले जाते हैं, इस तरह के सवालों को समझना और उनकी व्याख्या करना के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग पर जोर देना पड़ेगा और इसको समझना होगा कि क्वेश्चन ये किस बारे में है।
तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रभावशाली प्रबंध के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा नियोजन के बारे में बताएंगे, फिर ये पूछ रहा है कि आवश्यक क्यों, यानी कि हम नियोजन की आवश्यकता के बारे में बताएंगे, तभी जाके हम ये 8 नंबर का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि नियोजन क्या है। तो नियोजन क्या है? नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है, इन सब सवालों के जवाब है वो इसमें शामिल होते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं कि क्या करना, कैसे करना, कब करना, किसके द्वारा किया जाना, इसका पूर्व निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, हमारा नियोजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि ये आवश्यक क्यों है, यानी कि नियोजन की आवश्यकताओं के बारे में हम बात करेंगे। नियोजन की आवश्यकता तो जिसे हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु हम लिख सकते हैं नियोजन है दिशा प्रदान करता है। जो सारे जो डिसीजन होते हैं, जो संस्था के जो लक्ष्य होते हैं वो नियोजन के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारे स्टेप उठाते हैं। दूसरा बिंदु है अनिश्चितता को कम करना। नियोजन एक प्रभावशाली नियोजन के द्वारा हम जो भावी अनिश्चितताएं हैं उनको कम कर सकते हैं। तीसरा है नियोजन के द्वारा जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं उन्हें छूटने से बचाया जा सकता है। आवश्यक क्रियाओं को छूटने से बचाना। चौथे बिंदु में हम लिख सकते हैं नवीनतम विचार। जब नियोजन किया जाता है तो काफी सोचा जाता है, तो इससे हमें व्यापार के विकास के लिए नवीनतम विचार हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पांचवा हम इसमें लिख सकते हैं नियोजन है वो निर्णय में सहायक होता है। जो संस्था से संबंधित विभिन्न निर्णय है वो नियोजन के आधार पर ही लिए जाते हैं। भाई क्या उत्पाद करना है, कितना डिस्काउंट देना है, कितना प्राइस रखना है, कैसे इसको प्रमोट करना है। और लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख सकते हैं नियंत्रण के लिए ये प्रमाप निर्धारित जो किए जाते हैं वो नियोजन के अंतर्गत ही किए जाते हैं। इसलिए संस्था के प्रमाप होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उनको सेट करने के लिए भी हमें नियोजन की आवश्यकता होती है। और इसके अथवा में हो गया नियोजन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो सेम वही, सबसे पहले हम थोड़ा सा नियोजन के बारे में बताएंगे और फिर बताएंगे हम नियोजन की प्रक्रिया। तो ये तो हम नियोजन के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नियोजन की प्रक्रिया के बारे में। तो नियोजन की प्रक्रिया के अनेक चरण होते हैं, इसलिए इसे प्रक्रिया कहा जाता है। इसके कई चरण होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि हमने ये टारगेट हैं जो हमारे सेट किए जाते हैं कि हमने इतना प्रोडक्शन करना, इतनी सेल्स करनी है। दूसरा आधार विकसित करना, बेस बनाते हैं हम किसी भी डिसीजन के लिए। तीसरे चरण में हम वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करते हैं। वैकल्पिक, अगर ये हो गया तो ये करेंगे और ये हुआ तो ये किया जाएगा। चौथे कदम पर हम जो कार्यवाही की गई थी, जो वैकल्पिक कार्यवाही की गई थी, उनका हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारे जो एक्शन लिया, जो अल्टरनेट एक्शन लिया, वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। और फिर पांचवें कदम में हम किसी इनमें से जो वैकल्पिक कार्यों का मूल्यांकन करें, उनमें से किसी एक जो विकल्प है उसका चुनाव करते हैं, यानी विकल्प का चयन करते हैं। फिर हम योजना को लागू करते हैं और लास्ट में हम समीक्षा करते हैं कि हमने जो योजना बनाई वो कितनी कामयाब रही, कितनी कारगर रही। तो ये थे हमारे नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न कदम। अब हम करेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। उद्यमियों की अपने उद्यमों में भूमिका पर एक नोट लिखिए। हमें पता है जो उत्पादन है उसके 4 कारक होते हैं। ये होते हैं हमारे भूमि, श्रम, पूंजी और
उद्यमी, ये उद्यमी ही होता है, ये व्यक्ति होता है जो इन 3 कारकों को इकट्ठा करता है और उत्पादन करता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिना उद्यमी के जो उत्पादन के बाकी 3 कारक हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, वो बेकार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके विभिन्न कार्यों के बारे में। उद्यमिता के कार्य, उद्यमिता कह लो या उद्यमियों के आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस महत्वपूर्ण भूमिका को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य करते हैं ये विनिमय संबंधों का विकास करना, यानी विभिन्न जो पक्षकार होते हैं उनसे संबंध करना और उन्हें मजबूत बनाकर उनका विकास करना। इसके अंदर हम 2-3 बिंदुओं को शामिल करते हैं, जैसे बाजार में अवसरों की पहचान करना और दुर्लभ साधनों पर अधिकार करना। इसमें हम शामिल कर सकते हैं आगतों का क्रय करना। दूसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं राजनैतिक प्रशासन। ये भी हमारा उद्यमी की भूमिका होती है। राजनीतिक प्रशासन, इसमें किसे शामिल करते हैं? इसमें शामिल करते हैं जो राज्य की जो अफसरशाही होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनसे संबंध बढ़ाना, ताकि हमें व्यापार के लिए लाइसेंस परमिट लेने में आसानी हो, व्यापार करने में आसानी हो। इसके अलावा जो फर्म के अंदर है, जो कर्मचारी हैं, उनमें मानवीय संबंधों का विकास किया जाता है और ग्राहक और पूर्तिकर्ता के बीच से भी उनसे भी अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया जाता है। तीसरे कार्य में हम इसमें लिख सकते हैं प्रबंध नियंत्रण। प्रबंध नियंत्रण में जैसे वित्त प्रबंध और उत्पाद प्रबंध को शामिल करते हैं। चौथे बिंदु में हम लिख सकते हैं तकनीकी कार्य। ये भी हमारी उद्यमिता का कार्य होता है, जैसे कारखाने की निगरानी करना, इसके अलावा उत्पादन की प्रक्रिया और गुणवत्ता पर ध्यान देना और बाजार में सबसे महत्वपूर्ण नए उत्पादों को लाना, उनका आविष्कार करना। तो 4 नंबर में इतना काफी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी बोलते हैं, जिसे उसके संचालन संबंधी कार्यों का वर्णन करें। सेबी के बारे में हम 1-2 लाइन में परिचय देकर इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि भी जो शेयर बाजार है वो अर्थव्यवस्था का आधार होता है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और इसी के लिए सेबी की स्थापना है वो की गई थी। अब इसके संचालन संबंधी कार्यों के बारे में हम लिख सकते हैं। पहला है ब्रोकर, जैसे ब्रोकर, उप ब्रोकर तथा शेयर बाजार के अन्य खिलाड़ियों का पंजीयन करना, रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा इसमें होता है जो सामूहिक विनियोग स्कीम होती है, जिसे हम म्यूचुअल फंड के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनका पंजीकरण करना। तीसरे इसका जो संचालन संबंधी कार्य है वो होता है जो शेयर दलाल होते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, उन सब का पंजीयन करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना। चौथे में बड़ी कंपनी द्वारा किसी छोटी कंपनी को जब खरीदा जाता है, जो बोली लगाई जाती है, जिसे हम बिजनेस में बिड्स के नाम से जानते हैं, उन सब का नियंत्रण करना। शेयर बाजार और अन्य बाजारों, अन्य मध्यस्थों का निरीक्षण करना और उनका अंकेक्षण करना, ऑडिटिंग करना। छठे कार्यों में हम लिख सकते हैं कि जो आवश्यकता के अनुसार शुल्क, प्रभार, फीस इत्यादि लगाना। और सातवां और इसका अंतिम कार्य होता है उन शक्तियों को निष्पादित करना जो भारत सरकार ने सेबी को सौंपी है, यानी भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना भी सेबी के संचालन संबंधी कार्यों में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कंपनी के पूंजी ढांचे को निर्धारित करने वाले 4 घटकों का वर्णन करें। तो एज यूजुअल पहले हम पूंजी ढांचे को 1 या 2 लाइन में परिचय दे देंगे। पूंजी ढांचा क्या होता है? जो कंपनी की जो दीर्घकालीन पूंजी होती है, दीर्घकालीन पूंजी के जो स्रोत होते हैं उनके अनुपात को ही पूंजी ढांचा कहा जाता है।
कि भाई कितने शेयर होंगे, कितने डिवेंचर होंगे, कितना बैंक से लोन लेंगे, कितना हम और कहीं से पैसा अरेंज करेंगे, तो उसे ही बोला जाता है पूंजी, कंपनी का पूंजी ढांचा। तो इसको प्रभावित करने वाले 4 घटक कौन कौन से हैं, इसमें हम मुख्यतः लिख सकते हैं रोकड़ प्रवाह की स्थिति, कंपनी का कैश फ्लो है कि जो पोजीशन है वो कैसी, उसके अकॉर्डिंग हम ऋण के स्रोत को या पूंजी के स्रोत को चुनते हैं। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं ब्याज आवरण अनुपात, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके आधार पर अभी हम डिसाइड करते हैं। तीसरा होता है हमारा ऋण भुगतान आवरण अनुपात, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है DSCR। चौथे बिंदु में हम लिख सकते हैं विनियोग पर आय या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी ये फैसला लिया जाता है कि कंपनी का जो पूंजी ढांचा है वो कैसा होगा। इसके अलावा इसमें हम लिख सकते हैं कर की दर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ये चुनाव करते हैं। इसके अलावा हम जोखिम को भी देखते हैं कि भी किस पूंजी में कितना जोखिम शामिल है, किस स्रोत में कितना जोखिम है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ये देखते हैं। इसमें 1-2 बिंदु और भी लिख सकते हैं, जैसे स्टॉक बाजार की क्या स्थिति है, कंपनी का वैधानिक ढांचा कैसा है और नियंत्रण किसका रहेगा। इन सब बातों के आधार पर किसी कंपनी का पूंजी ढांचा है वो निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रण की कोई 4 सीमाएं लिखिए। तो नियंत्रण की जो कुछ एक सीमाएं हैं हम लिख सकते हैं कि जो नियंत्रण के लिए जो परमाप बनाए जाते हैं, उनका परमाप का जो निर्धारण होता है वो काफी कठिन कार्य होता है। किस कार्य को हम अच्छा कहेंगे, किस कार्य को हम बुरा कहेंगे, तो स्टैंडर्ड बनाना काफी मुश्किल कार्य है। जो नियंत्रण है उसका जो बाह्य कारक होते हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। भाई सरकार ने अपनी पॉलिसी बदल दी, सरकार ने टैक्स लगा दिया, कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो ये सारे क्या बाह्य कार्य, इन पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई होती है, क्योंकि नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व अनिवार्य परंतु किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए इसे डिसाइड करना काफी टफ कार्य होता है। चौथी जो हम इसकी सीमा लिख सकते हैं कि कर्मचारियों द्वारा विरोध होता है नियंत्रण का। जैसे उदाहरण के लिए किसी कंपनी में भाई कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर लगाने के लिए भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दी, भाई अंगूठा लगाएंगे तो ये हाजिरी लगेगी, तो कर्मचारी ही इसका विरोध करेंगे। 5वें बिंदु में हम लिख सकते हैं नियंत्रण है वो एक महंगा कार्य है। क्यों? पहले ये सारे काम करना, फिर उनके लिए आवश्यक मशीनरी वगैरह करना, अरेंजमेंट करना, फिर ये देखना कि नियंत्रण किस सीमा तक हुआ, तो इन सारे कामों में संस्था का जो काफी वित्त है वो प्रयोग हो जाता है, इसलिए ये महंगा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकार अंतरण से आप क्या समझते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में कोई 2 अंतर बताइए। तो यानी कि 2 नंबर में हम इसको डिफाइन करेंगे और 2 नंबर में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो अधिकार अंतरण से क्या अभिप्राय है? इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोला जाता है भारार्पण। तो अधिकार अंतरण या भारार्पण क्या होता है? जब प्रबंध के पास कार्यभार अधिक हो, जो प्रबंधक होता है, मुख्य प्रबंधक होता है, उसके पास कार्यभार अधिक हो, तो वो अपने सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं नहीं कर सकता, तो अपने कुछ कार्यों को अपने अधीनस्थों में विभाजित कर देता है, अथवा अपने कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व अपने अधीनस्थों को सौंप देता है और जिसे सौंपा गया उसकी उत्तरदेयता निर्धारित कर देता है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है हमारी अधिकार अंतरण। अब हम बात करेंगे अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये हो गया हमारा अधिकार अंतरण और ये हो गया हमारा विकेंद्रीकरण। इनमें अंतर के बारे में लिखेंगे। पहला हम लिख सकते हैं कि ये सभी संस्थाओं में होता, थोड़ा या ज्यादा सभी संस्थाओं में होता, जबकि विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं कि सभी संस्थाओं में हो। दूसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं जो अधीनस्थ होते हैं उन्हें कम स्वतंत्रता होती है, लिमिटेड फ्रीडम ही होती है, जबकि विकेंद्रीकरण में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तीसरा कार्य क्या होता है कि जो ये अधिकारांतरण है वो कार्य विभाजन के कारण होता है।
या ये कह लो वर्कलोड की वजह से होता है, जबकि विकेंद्रीकरण है जो उच्च प्रबंध द्वारा जो नीति बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। चौथा इसमें अंतर हम लिख सकते हैं, इसमें अधिकारों को सीमित मात्रा में आगे दिया जाता है, यानी सीमित मात्रा में वितरण किया जाता है, जबकि इसमें अधिकारों का विस्तृत वितरण किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है, अधिकारांतरण का जो मुख्य कार्य है वो है जो अधिकारी है उसके कार्यभार को कम करना, जबकि विकेंद्रीकरण का जो कार्य है वो होता है सत्ता का फैलाव करना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब है वो लिख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर वालों में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रबंध के कोई 4 सिद्धांतों का वर्णन करें। 14 सिद्धांतों हेनरी फ्योल ने ही दे रखे, तो हम किन्हीं 4 या 5 को हम इसमें लिख सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में इनके बारे में बता देता हूं। प्रबंध के मुख्य सिद्धांत होते हैं कार्य विभाजन, इसके अलावा अधिकार और उत्तरदायित्व को निश्चित करना, अधिकार और उत्तरदायित्व को निश्चित करना। तीसरा है कंपनी में अनुशासन है वो बनाए रखना। इसके अलावा एक काफी महत्वपूर्ण होता है आदेश की एकता, एक इससे मिलता जुलता है हमारा निर्देश की एकता, और इसमें हम शामिल कर सकते हैं सोपान श्रृंखला, और हो सकता है इसमें सहयोग की भावना। तो इस तरीके से हम इन सब को शामिल कर सकते हैं प्रबंध के 4 सिद्धांत। अब हमारे शुरू हो गए हैं हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो प्रबंध के उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है हमारे संगठनात्मक उद्देश्य, इसमें शामिल करते हैं जैसे बिजनेस को जीवित रखना, लाभ कमाना और बिजनेस का विकास करना। दूसरे होते हैं हमारे सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में भाई समाज में रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण इत्यादि कार्य करना। और तीसरा इसका होता है हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य, जो संस्था के जो कर्मचारी होते हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, और उच्च स्तरीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य स्तरीय प्रबंध के 2 कार्य लिखे। मध्य स्तरीय प्रबंध वह होता है जो उच्च प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच में कार्य करते हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय का कार्य करता है। तो इस मध्य स्तरीय प्रबंध में हम शामिल करते हैं जो हमारे डिवीजन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शामिल करते हैं, जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, इनके अध्यक्षों को शामिल करते हैं। तो इसके जो कार्य हैं, कार्य इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो उच्च प्रबंध ने जो नीतियां बनाई हैं, नीतियों की व्याख्या। इसके अलावा इसमें हम शामिल कर सकते हैं जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य है। कार्य विभाजन या कार्य बांटना भी इसी का कार्य है मध्य स्तरीय प्रबंध का। और एक कार्य हम लिख सकते हैं कि उच्च प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध में जो समन्वय का कार्य है वो भी मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, कार्यात्मक संगठन संरचना के कोई 2 लाभ लिखिए। राइट टू एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसके कुछ एक लाभ क्या क्या है। एक तो हमें होता है विशिष्टीकरण का लाभ, और इसमें हम शामिल कर सकते हैं समन्वय की स्थापना। ये भी हमारा समय बिजनेस के जो विभिन्न विभाग होते हैं उन सब में समन्वय वो स्थापित होता है। तीसरा है हमारा प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। इस स्ट्रक्चर से प्रबंधकीय कुशलता है वो बढ़ जाती है, वो अपने लक्ष्यों पर आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण में काफ़ी सहायता मिलती है और सभी कार्यों में सहयोग मिलता है। बिजनेस से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी में एक सहयोग की भावना विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 काफी आसान सवाल है। एक अच्छे नेता के किन्हीं 2 गुणों की व्याख्या कीजिए। तो एक अच्छा नेता है वो बुद्धिमान होना चाहिए, भाई सारी योजनाएं वगैरह बना सके, नेतृत्व में कुशल होना चाहिए, उसमें अभिप्रेरणा की भावना है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सके।
इसके अलावा जो संवाद कौशल है, उसे कर्मचारियों से संवाद करना आना चाहिए। जो संवाद कौशल उसमें काफी मात्रा में होना चाहिए। एक इसमें काफी महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं, उसे दूरदर्शी होना चाहिए, तो वो भविष्य की घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सके। उसमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा बिंदु और लिख सकते हैं, उसे आशावादी भी होना चाहिए। तो ये हो गए एक अच्छे नेता के गुण। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, गैर मौद्रिक प्रोत्साहनों का वर्णन करो। तो गैर मौद्रिक वे होते हैं जो मुद्रा के रूप में नहीं दिए जाते। ये एक तरह से मानसिक पुरस्कार होते हैं। तो क्या होते हैं मौद्रिक प्रोत्साहन? जैसे कि कर्मचारियों को उच्च पद पर नियुक्त करना है, वो हमारा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन कहलाएगा। उन्हें कैरियर में बढ़ोतरी के अवसर देकर हम उन्हें गैर मौद्रिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की पहचान और उनका सम्मान, भाई जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुने तो उससे कर्मचारियों को काफी प्रोत्साहन मिलता है कि भी मेरा फोटो भी दीवार पर लगे और उस पे लिखा हुआ हो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। कर्मचारियों को जो सेवा सुरक्षा है वो देकर भी हम उन्हें गैर मौद्रिक रूप से प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आपको जॉब से नहीं हटाया जाएगा। और कर्मचारियों को विभिन्न कामों में शामिल करके यानी उनकी भागीदारी करके हम उन्हें गैर मौद्रिक रूप से प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक बाजार की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये हमारा पूंजी बाजार वाले पार्ट से रिलेटेड है। प्राथमिक बाजार वह बाजार जिसमें दीर्घकालीन पूंजी को एकत्रित करने के लिए जो सिक्योरिटीज होती, प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है, पहली बार बेचा जाता है, वो कहलाता है। जिस बाजार में बेचा जाता है पहली बार सिक्योरिटीज को, वो कहलाता है हमारा प्राथमिक बाजार। तो इसकी विशेषताएं हैं, इसकी विशेषता है, इसका संबंध है वो नए निर्गमनों से होता है। जब भी कंपनी अपना नया इशू लाती है, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इसका संबंध उससे है। और इसकी विशेषता हम लिख सकते हैं कि यह गौण बाजार से पहले आता है। तीसरी इसकी जो विशेषता हो लिख सकते हैं, इसमें पूंजी को एकत्रित करने की कई विधियां होती हैं। इसमें जैसे पब्लिक निर्गमन, बिक्री का प्रस्ताव, इसके अलावा जो होता है स्वतः निर्गमन, जिसे हम राइट इशू के नाम से जानते हैं। ये सारी हमारी इसकी विशेषता। एक इसमें एक छोटी सी विशेषता और लिख सकते हैं कि इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, एक उपभोक्ता का क्या दायित्व है? कोई दो लिखिए। तो उपभोक्ता को कुछ एक दायित्व भी निर्धारित किए गए हमारे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो उपभोक्ता के क्या क्या दायित्व हैं या उसे क्या क्या करना चाहिए? तो वो है संबंधित जोखिम को पहचाने। अगर वो कोई भी वस्तु खरीद रहा है तो उससे जुड़े हुए जोखिमों को अवश्य जाने। एक इसमें काफी महत्वपूर्ण होता है कैश मीमो अवश्य ले, बिल है वो अवश्य ले। तीसरा, लेबल को अच्छे से पढ़े कि भी इसमें क्या क्या जो इंग्रेडिएंट, ये वो जो उत्पाद किन किन वस्तुओं से मिलकर बना है। एक इसमें काफी महत्वपूर्ण है, केवल प्रमाणीकृत यानी स्टैंडर्डाइज उत्पाद को, वो जो कहते हैं ना आईएसआई मार्क का, जिन पर तरह तरह के मार्क लगे हुए हैं, उन मार्क्स को वाले उत्पाद को ले, क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा इसमें हम लिख सकते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, जो मिलते जुलते उत्पाद हैं उनके बारे में भी जानकारी रखे, ताकि वो के वही वस्तु खरीदे जिसे वो खरीदना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 17, उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उद्यमिता के बारे में थोड़ा बहुत हम अभी ऊपर जान चुके, थोड़ा सा और इसके बारे में हम लिख देंगे कि भी जैसे भूमि, श्रम, पूंजी है, ये बिना उद्यमी के व्यर्थ होते हैं। उद्यमिता ही इन सब को कार्य प्रदान करता है, इनके लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, इन पर नियंत्रण करता है और लाभ प्राप्त करता है। तो उद्यमिता क्या है? उद्यमिता की परिभाषा लिखें तो इसका अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से जोखिमपूर्ण और अनिश्चितता की दशाओं में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से एक नई व्यावसायिक इकाई स्थापित की जाती है। यानी उद्यमिता का संबंध है वो नई व्यावसायिक इकाई को स्थापित करने से है, नए उद्यम को स्थापित करने से है। अब आ गए हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू, एक एक नंबर वाले।
समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? तो इसका सही जवाब है समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती, चाहे वो उच्च स्तरीय प्रबंध हो, चाहे वो मध्य स्तरीय प्रबंध हो, चाहे वो निम्न स्तरीय प्रबंध हो। क्वेश्चन नंबर 19, आदेश की एकता और निर्देश की एकता सिद्धांत में कोई एक अंतर लिखें। तो इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम इनका अर्थ लिख सकते हैं। आदेश की एकता से अभिप्राय है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक समय में केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो और वह उसी के प्रति उत्तरदायी हो, तो यह कहलाएगा आदेश की एकता। निर्देश की एकता क्या होता है कि समान उद्देश्य वाली जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं वो एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी की जाए, वही योजना बनाए और उसी के अकॉर्डिंग सारे नियंत्रण किए जाए, तो कहलाता है हमारा निर्देश की एकता। औपचारिक संगठन की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, औपचारिक संगठन से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था के कार्यरत सभी कर्मचारी और अधिकारियों के जो बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो उत्तरदायित्व हैं, उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित। तो अन्य शब्दों में या कहें या सरल शब्दों में हम लिख सकते हैं, जब संस्था के विभिन्न कर्मचारियों के बीच में जो संबंध होते हैं, उनके अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, इन सबको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा औपचारिक संगठन। निर्देशन के दो तत्वों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, जो निर्देशन के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, इसमें सुपरवाइज किया जाता है। इसमें संदेश वाहन को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा निर्देशन में हम शामिल करते हैं नेतृत्व को और इसमें शामिल होती है हमारी अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियोजन नियंत्रण के बिना व्यर्थ है? तो जो नियोजन है तभी सफल होगा जब उस पर नियंत्रण किया जाए। जब नियंत्रण विद्यमान हो तभी नियोजन कार्य करेगा। यदि नियंत्रण नहीं होगा तो नियोजन है वो व्यर्थ होगा। भाई हमने योजना बना ली कि इतना उत्पादन करेंगे, यहां पर बेचेंगे, परंतु हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो शायद उत्पादन ही नहीं होगा। इसलिए नियंत्रण है वो नियोजन के लिए आवश्यक है। यदि प्रबंध से नियंत्रण प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए तो कोई भी कर्मचारी योजना के अकॉर्डिंग कार्य है वो नहीं करेगा, गंभीरता से नहीं लेगा और जो योजना है वो असफल हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं बिना नियंत्रण के नियोजन है वो व्यर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसी दो परिस्थितियां लिखी जिसमें सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, फिर भी हम लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक कार्य होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। जो आकस्मिक कारक आ जाते हैं आकस्मिक रूप से, जैसे लॉकडाउन लग गया, तो उनको भी हम सुधारात्मक कार्य नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24 आसान है। प्रबंध का वह भाग जो वित्तीय गतिविधियों से संबंधित है डैश प्रबंध कहलाता है। तो सही जवाब इसका हमारा वित्तीय प्रबंध। ऋण पत्र जीरो कूपन बॉन्ड का एक उदाहरण है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 26, उपभोक्ता का क्या अर्थ है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, वह संस्था हो सकती है जो किसी प्रतिफल के बदले में किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है और प्रतिफल का आंशिक या पूर्ण भुगतान करता है या प्रतिफल के भुगतान का वचन देता है। उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? सबसे पहला तो है उपभोक्ता। इसके अलावा उपभोक्ता जो मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ होते हैं वो। तीसरा जो है केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार है वो भी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अवैध की स्थिति में उसके माता पिता, और यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में जो उसका उत्तराधिकारी है, जो कानूनी उत्तराधिकारी है, वो शिकायत दर्ज करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 आसान है। प्रबंध किस प्रकार की शक्ति है? प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 29 प्रशासनिक प्रबंध के पिता कौन है?
ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों प्रबंध है, एक है हमारा प्रशासनिक, एक है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध। तो इसका सही जवाब है हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 30, डैश संगठन अधिक स्थायी है। तो जो औपचारिक संगठन होता है वो अधिक स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ऊर्ध्वगामी संदेश में क्या शामिल है, यानी ऊपर की तरफ संदेश वाहन जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें शामिल होती है रिपोर्ट। नियम, इंफॉर्मेशन और निर्देश ये नीचे की तरफ आते हैं, यानी इन्हें उच्च प्रबंध बनाता है और नीचे की तरफ भेजता है। रूल्स को, इंफॉर्मेशन को, निर्देशों को ये कहलाएंगे निम्नगामी या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 32, OTCEI की स्थापना कब हुई? इसकी फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना है वो अक्टूबर 1990 में की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या चल संपत्तियों में शामिल है, करंट एसेट्स में शामिल है? कैश है वो हमारी करंट एसेट होती है, स्टॉक करंट एसेट होता है, डेटर करंट एसेट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये हमारे करंट एसेट नहीं, ये नॉन करंट एसेट कह लो या फिक्स्ड एसेट कह लो। तो करेक्ट आंसर इसका डी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कक्षा 12 बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिस पेपर सेट ए के आंसर। आशा आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।